हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी माइडर में। हमारा आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। पिछले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी पॉइंट थे उसे अच्छे से बता दिया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में समझेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति से जितने भी जुड़े पॉइंट हैं, जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इतने पॉइंट को अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो गारंटी है कि एग्जाम में अगर उपराष्ट्रपति के टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, यानी कि आप उस क्वेश्चन को सही सही टिक कर पाएंगे, सही सही बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद यानी कि उनके पोस्ट का वर्णन किया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका वर्णन आर्टिकल 63 में किया गया है। और जो उपराष्ट्रपति हैं उनके जो पद हैं, जो पोस्ट है, वो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यदि पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कार्यपालिका का दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है। कार्यपालिका का पहला सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। उसके बाद अगर कोई सर्वोच्च पद है तो वो उपराष्ट्रपति का है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में ये कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। अब जो उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं उन्हें उपराष्ट्रपति के पद पे कोई कार्य एवं शक्ति नहीं दी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा पद बनाया गया है और कोई कार्य एवं शक्ति ही नहीं है, तो वो पद किस कार्य का, किस काम का। तो इसी वजह से आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो उपराष्ट्रपति के पद पे रहेंगे, लेकिन वो जो कार्य है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। यही कारण है कि जो उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं वो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करते हैं। और इन्हें जो 4 लाख वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए ही दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना ही उनका कार्य है। अब बात करते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाते हैं, यानी कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं या फिर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है, तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, तो वो उपराष्ट्रपति करेंगे। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना, यानी कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाते हैं तब उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, तो वो उपराष्ट्रपति करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करते हैं, यानी कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जो उनका 5 वर्ष कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष लगातार राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करते हैं, अन्य कोई कार्य वो नहीं करते हैं। परंतु जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं किसी कारण से, किसी कारण यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है अचानक, या फिर वे इस्तीफा दे देते हैं या फिर उन्हें हटा दिया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों यानी कि उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि कोई अगला राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाए। तो आर्टिकल 65 उसी बात को दर्शाता है कि यदि किसी आकस्मिक स्थिति में कोई राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित हो गए हैं तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है और वो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन करते हैं। एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, परंतु राष्ट्रपति को जितने भी वेतन दिए जाते हैं, जो भी भत्ते दिए जाते हैं, जो भी सुविधाएं दी जाती है, जो भी पावर दिए गए हैं, वो सभी के सभी उपराष्ट्रपति को दे दिए जाते हैं। क्यों दे दिए जाते हैं? क्योंकि वे राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि वे राष्ट्रपति के पद पे कार्य कर रहे हैं। तो आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति के शक्तियों को दर्शाता है कि जब तक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उन्हें राष्ट्रपति के पद पे कार्य करने का मौका नहीं मिलता है तब तक वो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करते रहते हैं। तो आर्टिकल 64, 65 बहुत आसान है याद करना।
इसमें उपराष्ट्रपति के मात्र 2 ही कार्य एवं शक्ति हैं। अब बात करते हैं कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे कार्य करते हैं और उस दौरान उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो मान्य होते हैं या फिर उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। तो वो जितने भी कार्य करते हैं, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और वो उनके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सभी के सभी कार्य मान्य होते हैं अथवा उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। और आपको पता होगा कि 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है और एक नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। तो जिस दिन नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा उस दिन जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, यदि उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ है, उनके कार्यकाल का अवधि जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो इन्हें वापस उपराष्ट्रपति के पद पे भेज दिया जाता है और उपराष्ट्रपति के पद पे जाने के बाद वे फिर से राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने लगेंगे। तो आर्टिकल 65 और 64 बहुत आसान है याद करना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है, यानी कि जो उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया है। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है हूबहू वही निर्वाचन की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी देखने को मिलती है। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें भी अप्रत्यक्ष चुनाव एवं गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है, परंतु इसमें जो निर्वाचक मंडल होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं। राष्ट्रपति में क्या थे, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। परंतु जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके निर्वाचन मंडल को अगर हम देखें तो उनके निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य, इसमें कोई निर्वाचित वर्ड यूज नहीं किया गया है, यानी कि इसे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि संसद के जितने भी मेंबर हैं, संसद के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को अधिकार दिया गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का। तो लोकसभा के सभी सदस्य यानी कि 545, राज्यसभा के सभी सदस्य 245। तो इस तरह से संसद के जितने भी सदस्य हैं वो मिलके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को वोट देते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सभी सदस्य का मतलब ये है कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन के जो 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उन सदस्यों को भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का अधिकार दिया गया है। तो संसद के सभी सदस्य यानी कि लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब कि जो मनोनीत किए गए हैं उन्हें भी अधिकार दिया गया है कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकें। अब इसी में इनके योग्यता का भी वर्णन किया गया है कि एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो एक राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए लगभग उसी प्रकार की योग्यता उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी रखी गई है। तो भारत का नागरिक होना ये तो कॉमन है, ये सब में लागू होता है, चाहे आपको राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, सांसद बनना है, विधायक बनना है, तो भारत का नागरिक होना सब में आवश्यक है, सब में लागू होता है। तो इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, यानी कि जो मिनिमम एज सीमा है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से पहले आप उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो मिनिमम एज सीमा क्या रखी गई है, 35 वर्ष रखी गई है। 35 वर्ष से अगर आप कुछ दिन भी कम के होंगे तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हम राष्ट्रपति चैप्टर में भी पढ़े थे कि वहाँ भी जो मिनिमम एज सीमा रखी गई है वो 35 वर्ष ही रखी गई है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो लाभ के पद पे ना हो, यानी कि कोई सरकारी नौकरी के पद पे ना हो। सरकारी नौकरी का जो पद है वो लाभ का पद माना जाता है। अब बात करते हैं कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। जहां राष्ट्रपति के चैप्टर में हम पढ़े थे कि निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि 50 सांसद या विधायक प्रस्तावक के रूप में और 50 सांसद या विधायक अनुमोदक के रूप में। और यहाँ उपराष्ट्रपति में हम क्या देख रहे हैं, तो 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए, और ये निर्वाचक मंडल के ही होते हैं। तो इस निर्वाचक मंडल में क्या है, तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यानी कि संसद के सदस्य, और संसद के जो सदस्य होते हैं वो सांसद होते हैं। तो यहाँ 20 सांसद प्रस्तावक के रूप में और 20 सांसद अनुमोदक के रूप में। 20 सांसद आपको प्रस्तावक के रूप में, सपोर्ट के रूप में चाहिए, और 20 अनुमोदक जो है
20 सांसद अनुमोदक के रूप में सपोर्ट में चाहिए। यानी कि कुल 40 सांसद का अगर आपके पास सपोर्ट है तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, और यदि सपोर्ट नहीं है तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पर जो राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें इतने सपोर्ट मिल जाते हैं और वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। तो जो योग्यता है उपराष्ट्रपति बनने की उसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है। तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और यदि वे चाहे इससे पहले तो वो त्यागपत्र दे के हट सकते हैं या फिर उन्हें हटाया जा सकता है, जिसे हम हटाने की प्रक्रिया कहते हैं। तो आर्टिकल 67 में उनके कार्यकाल का वर्णन किया गया है, तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब आर्टिकल 68 में उनके चुनाव का वर्णन किया गया है। चुनाव का वर्णन मतलब मान लीजिए कि यदि उपराष्ट्रपति जो हैं वो यदि त्यागपत्र दे के हट जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है या उन्हें किसी प्रक्रिया के तहत हटा दिया जाता है तो उनका पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। तो क्या रिक्त पद पे कोई अन्य पद का व्यक्ति उस पद पे कार्य करेगा? जैसे राष्ट्रपति का पद अगर नियुक्त होता है, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उस पे उपराष्ट्रपति करते हैं। तो यदि उपराष्ट्रपति का पद अगर कभी रिक्त हो गया तो क्या किसी अन्य पद वाले व्यक्ति को उस पद पे कार्य करने का मौका दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि यदि किसी उपराष्ट्रपति का पद जैसे ही खाली होता है, जैसे ही रिक्त होता है, यथाशीघ्र उनका चुनाव करवा लिया जाता है और उनके पद को भर दिया जाता है। यानी कि एक नया उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है चुनाव करवा कर। तो आर्टिकल 67, 68 ये आर्टिकल उतने ज़रूरी नहीं है, पर ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है ताकि उनके पद को रिक्त नहीं रखा जा सके। और यदि इस कार्यकाल के दौरान यदि किसी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो यथाशीघ्र चुनाव करवा लिया जाता है और जो उपराष्ट्रपति का पद है उसे भर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब राष्ट्रपति बन जाते हैं उस समय भले ही जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो रिक्त रखा जा सकता है, अदरवाइज और किसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रखा जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति का शपथ। तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। जहां हमने राष्ट्रपति में देखा था कि राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, वहीं अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्यागपत्र अगर सौंपना हो उपराष्ट्रपति को तो वो राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे, और यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपना हो तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो उपराष्ट्रपति में और राष्ट्रपति में ये लेन देन चलते रहता है त्यागपत्र का, ये उन्हें देंगे और ये उन्हें देंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे त्यागपत्र। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, परंतु ये जो सभापति हैं राज्यसभा के, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं तो समझते हैं थोड़ा सा। क्योंकि इन्हें उपराष्ट्रपति चुना गया है और जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सदस्य बनने योग्य हो वो अलग बात है, लेकिन सदस्य नहीं होते हैं। तो जब सदस्य नहीं होते हैं और ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो इन्हें राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सदन है जहाँ के सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो वो राज्यसभा है जहाँ के सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अब जबकि उस सदन के सदस्य नहीं हैं और सब सदन में अगर कोई वोटिंग किया जाता है किसी बिल या विधेयक पे तो उन्हें वोटिंग का अधिकार भी नहीं दिया गया है क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं हैं। पर क्या कभी वोट नहीं कर पाएंगे? तो एक कंडीशन बनाया गया है जिस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति हैं उस कंडीशन में वोट कर सकेंगे। एक ही कंडीशन बनाया गया है
कि यदि किसी बिल पे यानी कि किसी विधेयक पे जो वोट है वो 50-50 में बट जाता है, 50-50 में अगर बट गया, तो ऐसे कंडीशन में राज्यसभा के सभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें एकमात्र ये एक कंडीशन है जिस कंडीशन में उन्हें वोट करने का अधिकार दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में जो सभापति हैं, यदि इस साइड वोट कर दिए तो इसका पल्ला भारी हो जाएगा, यदि इस साइड वोट कर दिए तो ये पल्ला भारी हो जाएगा। तो मात्र ये एक कंडीशन है जिस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्हें उस सदन में वोट करने का एक ही बार अधिकार मिलता है जब ये कंडीशन क्रिएट होता है। यहाँ पे एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि ये जो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष आयु हो, लाभ के पद पे ना हो, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, साथ साथ राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। सदस्य होना जरूरी नहीं है। यदि कोई राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा का सदस्य है, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, तो जीतने के बाद उसे सदस्यता छोड़नी पड़ती है। चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य हो, उस सदन की सदस्यता उसे छोड़नी पड़ती है। तो राज्यसभा बनने की योग्य हो, राष्ट्रपति में हमने देखा था लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, और यहाँ हम देख रहे हैं राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो। क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। अब लास्ट है हटाने की प्रक्रिया। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, सेम वही प्रोसेस होता है जो राष्ट्रपति को हटाने में यूज करते हैं, परंतु राष्ट्रपति में जो महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ नहीं किया जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाया जा रहा है तो उसमें महाभियोग का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें बस हटाने की प्रक्रिया या फिर हटाने का प्रस्ताव, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाभियोग केवल राष्ट्रपति पे ही प्रयोग किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति हैं, चूंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं, तो अगर उनके हटाने का प्रस्ताव अगर कहीं आएगा तो वो सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है। और राज्यसभा में लाने से पहले राज्यसभा के 1/4 सदस्य 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को लिखित सूचना देते हैं कि हम आपके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं आपको हटाने के लिए। यदि उपराष्ट्रपति उससे पहले ही इस्तीफा देकर हट जाते हैं तो प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, लेकिन नहीं हटते हैं तो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, तो राज्यसभा में। राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर लोकसभा में भेजा जाएगा, लेकिन पहले लाया कहाँ जाता है, तो राज्यसभा में। फिर लोकसभा में भेजने के बाद अगर लोकसभा में पास हो गया, कम से कम 2/3 बहुमत से इसे पास होना जरूरी होता है। 2/3 से ऊपर जितने भी लोग इसे पास करें, लेकिन मिनिमम जो रखा गया है वो 2/3 बहुमत ही रखा गया है कि मिनिमम इतने होने चाहिए, इतने बहुमत से पास होने चाहिए। तो राज्यसभा में अगर पास हो जाता है तो इसे लोकसभा में भेजा जाएगा, और लोकसभा में भी पास हो गया तो फिर उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि अभी तक ना ही इस प्रक्रिया से किसी राष्ट्रपति को हटाया गया है और ना ही किसी उपराष्ट्रपति को हटाया गया है, क्योंकि जितने भी संवैधानिक पद है उसकी एक गरिमा है, और राष्ट्रपति भी उस पद की गरिमा को बनाए रखते हैं और उपराष्ट्रपति भी उस पद की गरिमा को बनाए रखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं कि 1969 में जो हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। उस समय हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वी.वी. गिरी। उनको मौका मिला था कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का। कुछ दिन वे कार्य करते हैं, परंतु उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होता है, इस वजह से वे त्याग पत्र दे देते हैं। और त्याग पत्र देने के बाद आपने पढ़ा होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, वो कुछ समय तक राष्ट्रपति के पद पे कार्य करते हैं। तो पहले कौन थे, वी.वी. गिरी, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब हमारे तीसरे राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो जाता है, फिर 1977 में हमारे देश के जो 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके कार्यकाल के दौरान उनका भी निधन हो जाता है।
तब कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति फिर से बनाए जाते हैं, बीडी जत्ती। बीडी जत्ती, जिनका पूरा नाम था बसप्पा दनप्पा जत्ती, तो वो उस समय उपराष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति के निधन के बाद, जो कि हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, तो उनके निधन के बाद बीडी जत्ती को दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का कुछ समय तक अवसर मिलता है। तो ये थे उपराष्ट्रपति के जितने भी पॉइंट थे वो सब मैंने बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं किसी पॉइंट को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।